बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि ये होता है क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसमें हम बता रहे हैं इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देख चुके हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आर्थराइटिस की सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, जो कि आम तौर पर बुज़ुर्ग यानी ओल्ड एज के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके बाद क्या बता रहे हैं, डिवेलप्स ड्यू टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। यानी ये डिजीज़ तब होती है जब जॉइंट के जो कार्टिलेज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घिस जाते हैं। इसको बोलते हैं डिटेरियोरेशन, यानी कार्टिलेज का आहिस्ता आहिस्ता घिस जाना। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक स्मूथ लेयर होती है जो कि बोन को आपस में रब होने से बचाती है। जब ये ख़त्म हो जाती है तो बोन आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। स्पेसिफिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलीन, जॉइंट में जो कार्टिलेज होती है वो हाइलीन कार्टिलेज होती है। ये एक स्मूथ और फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है जो कि मूवमेंट को ईजी बनाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद बता रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज आल्सो कॉल्ड डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी कहते हैं। डीजेनरेटिव का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना, यानी ये जॉइंट जो है ये टाइम के साथ वीक होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। उसके बाद बता रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ फॉर्म वेयर एंड टेयर ऑन द बॉडी। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है घिस जाना, यानी ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादातर वेयर एंड टेयर की वजह से होती है। एज बढ़ने से कार्टिलेज नेचुरली कमज़ोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ज़्यादा वेट उठाना, ज़्यादा चलना, ओल्ड एज, तो इन तमाम चीज़ों से जो जॉइंट है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। उसके बाद बता रहे हैं व्हाट हैपन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। द टॉप लेयर ऑफ कार्टिलेज बिगेन टू ब्रेक डाउन एंड वेयर अवे। इस बात का ये मतलब है कि कार्टिलेज की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना और टूटना शुरू हो जाती है, यानी जॉइंट की जो स्मूथ और प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ख़त्म होने लगती है। लीड्स टू ग्रेटिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, यानी जब कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाती है तो बोन के दरमियान जो गैप है, यानी जो जॉइंट स्पेस है, वो कम हो जाती है। इस वजह से बोन आपस में रगड़ खाती हैं, जिसे ग्रेटिंग कहते हैं, यानी हड्डी सीधा हड्डी से टकराती है और जिसकी वजह से पेन और क्लिकलिंग साउंड जो है वो आता है। इनसाइड द बोन चेंजेस एबनॉर्मल हार्डनिंग स्क्लेरोसिस, यानी हड्डी के अंदर वाली साइड पर हड्डी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसको स्क्लेरोसिस कहते हैं। बॉडी जो है वो स्ट्रेस की वजह से बोन को थिक और हार्ड बना देती है, जिसको स्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद बता रहे हैं आउटसाइड बोन चेंजेस ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन बोन स्पर्स, यानी हड्डी के बाहर एक्स्ट्रा बोन निकल आती है, जिसे बोन स्पर्स या फिर ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो जॉइंट को और ज़्यादा स्टिफ और पेनफुल बना देती है। Pieces of cartilage and bone can break off and fillet around the joint's space, lead to extreme stiffness and pain. इस बात का ये मतलब है कि कार्टिलेज और बोन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो जॉइंट के अंदर फुलेट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, मूवमेंट मुश्किल हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और पेन होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल टिपिकल स्पाइन है और ये हमारे पास एक ऑस्टियोआर्थराइटिक स्पाइन है। इसके अंदर जो डिस्क है ये बिल्कुल एक नॉर्मल है और नर्व बिल्कुल नॉर्मल जा रही हैं, बोन बिल्कुल नॉर्मल है, वर्टिब्रास। लेकिन इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास डिस्क है वो बिल्कुल दबी हुई है, बोन टू बोन आपस में अटैच हो चुके हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और यहाँ पर बिल्कुल जो डिस्क है वो नैरो हो चुकी है, तो इसकी वजह से सीवियर पेन होता है। अब हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेजेस की। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस में स्टेज नंबर 1 है, जिसको हम डाउटफुल बोल रहे हैं। इसमें हमें क्या बता रहे हैं? मिनिमम डिस्ट्रप्शन, देयर इज़ ऑलरेडी 10% कार्टिलेज लॉस, यानी इस स्टेज के अंदर जॉइंट जो है वो बहुत हल्का डैमेज होता है, कार्टिलेज थोड़ा सा थिन हो सकता है, थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन जो है नॉर्मल चल फिर सकता है। दूसरी स्टेज जो है हमारे पास माइल्ड स्टेज आती है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं? जॉइंट स्पेस नैरोइंग, द कार्टिलेज बिगन टू ब्रेकिंग डाउन, ऑक्यूरेंस ऑफ ऑस्टियोफाइट्स, यानी अब कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा घिसना शुरू हो गई है, जॉइंट स्पेस इसमें कम हो जाती है, बोन फ्रिक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और मूवमेंट के साथ पेशेंट को पेन भी होता है। इसके बाद स्टेज 3 है, जिसे बोलते हैं मॉडरेट। इसमें हमें क्या बता रहे हैं? जॉइंट स्पेस रिडक्शन, गैप इन द कार्टिलेज कैन एक्सपेंड अंटिल दे रीच
द बोन। अब जॉइंट में क्लियर डैमेज हो जाता है, यानी स्टेज 3 जो कि मॉडरेट स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो जॉइंट है वो क्लियर डैमेज हो जाता है, कार्टिलेज बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, जॉइंट स्पेस काफ़ी नैरो हो जाता है, ओस्टियोफाइट्स यानी बोन स्पर्स डेवलप होते हैं, एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज जिसको हम सीवियर स्टेज या एंड स्टेज भी कहते हैं। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, 60% ऑफ द कार्टिलेज इज ऑलरेडी लॉस्ट, लार्ज ओस्टियोफाइट्स, यानी ये सबसे सीरियस स्टेज होती है, यहाँ कार्टिलेज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, बोन ऑन बोन कांटेक्ट होता है, यानी सीवियर डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ये हमारे पास थी न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी कॉज। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो होता है जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से नहीं होता, बल्कि एज और वेयर एंड टेयर की वजह से होता है। इसकी कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर में हमारे पास आते हैं, अकर्स इन ओल्ड एज 40+, यानी उम्र बढ़ने के साथ जॉइंट जो है वो नेचुरली घिसना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज रिस्क इफ पेशेंट हैज़ हैड रिपीटेड जॉइंट इंजरीज, यानी अगर बार बार चोट लगती है जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर डेली स्ट्रेन होता है तो उन लोगों के अंदर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ये बात बता रहे हैं जॉब्स दैट आर स्टर्नियस। इस बात का ये मतलब है ऐसे काम जहाँ जॉइंट पर ज़्यादा लोड होता है, जैसे कि मैनुअल लेबर हो गए, हैवी लिफ्टिंग होगी, तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जो कि प्राइमरी कॉज है। ओवरवेट हो गया, यानी वज़न ज़्यादा होने की वजह से नी जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है, ये भी वजह बन सकती है। और जेनेटिक कॉज की अगर हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो तो रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी अंडरलाइन कॉज या डिजीज़ की वजह से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो जैसे इसमें हमें बता रहे हैं कि कोई ट्रॉमा हो गया, जैसे इंजरी या फिर फ्रैक्चर के बाद जॉइंट अगर डैमेज हो जाए, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी यानी पैदाइशी तौर पर बोन जो है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी हो, अदर डिजीज़ लाइक पैजेट डिजीज़, ये तमाम वजूहत बन सकती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। उसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसमें हम एक्रोनिम यूज़ करेंगे ऑस्टियो। ओ से क्या आता है, आउट ग्रोथ हो जाती है, यानी बोन स्पोर्स बन जाते हैं। बोन स्पोर्स का मतलब है कि बोन जो है उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल आती है, आउट ग्रोथ हो जाती है, जिसको स्पोर्स कहते हैं। उसके बाद बता रहे हैं हिबर्डन्स नोड्स, यानी मोस्ट कॉमन डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। हिबर्डन्स नोड जो है वो फिंगर के डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर हार्ड स्वेलिंग हो जाती है। ये छोटे छोटे नोड्स जैसे होते हैं जो कि फिंगर टिप के पास होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में बताए गए हैं। यानी जो हमारे पास हिबर्डन्स नोड्स होते हैं वो फिंगर के डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर स्वेलिंग होती है, और ये छोटे छोटे नोड्स जैसे होते हैं जो कि फिंगर टिप के आसपास होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुशर्ड्स नोड्स की। बुशर्ड्स नोड्स में क्या बता रहे हैं, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ये मिडिल फिंगर जॉइंट पर हार्ड बम होते हैं, जिनको हम बुशर्ड्स नोड्स कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है। यानी सिंपली अगर हम बात करें, अगर फिंगर टिप के आसपास छोटे छोटे नोड जैसे स्ट्रक्चर बन जाएं तो उन्हें हिबर्डन्स नोड्स कहेंगे, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर मिडिल फिंगर जॉइंट पर हार्ड बम बन जाएं, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बुशर्ड्स नोड। उसके बाद एस से क्या आता है, तो इसमें बता रहे हैं कि सन राइजेस स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट्स, यानी सुबह उठते वक्त जॉइंट में हल्की सी स्टिफनेस होती है जो कि 30 मिनट से कम रहती है। इसके अलावा टी फॉर टेंडरनेस, यानी जॉइंट विल बी बोनी एंड हार्ड, यानी जॉइंट को दबाने से दर्द होगा और जॉइंट हार्ड और बोनी फील होंगे, यानी कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाने की वजह से जॉइंट रफ और हार्ड हो जाते हैं। उसके अलावा ई फॉर एक्सपीरियंसेस ग्रेटिंग क्रीपाइटिस, इस बात का ये मतलब है कि मूवमेंट के दौरान जॉइंट से जो एक क्रैकलिंग या फिर ग्राइंडिंग साउंड जिसे क्रीपाइटिस कहते हैं वो आता है, यानी बोन आपस में रब करती हैं और इसलिए आवाज़ और सेंसेशन होती है। फिर आता है ओ में क्या कह रहे हैं कि ओनली द जॉइंट एसिमेट्रिकल अनइवन लिमिटेड टू जॉइंट। इस बात का ये मतलब है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट तक लिमिटेड होता है और दोनों साइड सेम ज़रूरी नहीं है, यानी एसिमेट्रिकल है, यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक साइड पर होगा तो सेम दूसरी साइड पर होगा, इसलिए ये एसिमेट्रिकल है और ये सिर्फ जॉइंट को अफेक्ट करती है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते, हर जॉइंट इक्वल नहीं होता, अनइवन इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हम बात करेंगे इसकी मेडिकेशन की, तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी जॉइंट के अंदर डायरेक्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करता है, ज़्यादातर नी जॉइंट में यूज़ होता है और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। उसके अलावा हमें बता रहे हैं कि पेन रिलीफ जैसे कि टॉपिकल क्रीम होगी, टाइलिनोल, एनसिड्स, कंट्रोल सब्सटेंस, ऑपोइड इफ़ सीवियर,
यानी इस बात का क्या मतलब है कि टॉपिकल क्रीम जैसे कि दर्द वाली जगह पर लगाई जाने वाली क्रीम या जेल जो है वो लगाई जाती हैं जिससे लोकल पेन रिलीफ होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। उसके अलावा बता रहे हैं टाइलिनॉल। टाइलिनॉल हमारे पास होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ होता है और ये सेफ़ पेन किलर है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती लेकिन पेन जो है इससे कम होगा। उसके अलावा एनसिड यूज़ की जाती हैं, यानी एनसिड का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो एनसिड होती हैं ये दर्द और सूजन दोनों को कम करती हैं, यानी पेन प्लस इन्फ्लेमेशन दोनों को कंट्रोल करती हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, यानी स्टमक अल्सर हो सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो क्वेश्चन के साथ होता है। उसके अलावा बता रहे हैं कि कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर जिसे ऑपियोइड कहा जाता है वो दिए जाते हैं, जो कि सीवियर केसेस के अंदर यूज़ होते हैं और एडिक्शन और साइड इफ़ेक्ट का रिस्क हो सकता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास मेडिकेशन थी। अब हम बात करेंगे सर्जरी की। सर्जरी में हमें बता रहे हैं आर्थोप्लास्टी, यानी पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ डिटेरियोरेटेड जॉइंट विद अ प्रोस्थेटिक अप्लायंस। इस बात का ये मतलब है यानी आर्थोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसके अंदर ख़राब यानी डैमेज जॉइंट को निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल जॉइंट उसके अंदर लगा दिया जाता है। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास पार्शियल है। पार्शियल का मतलब है कि जॉइंट का सिर्फ डैमेज हिस्सा जो है वो रिप्लेस होता है, यानी पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। और दूसरा हमारे पास है टोटल रिप्लेसमेंट, यानी पूरा जॉइंट जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी जब पेन बहुत ज़्यादा होता है और मेडिसिन से कम ना हो तो पेशेंट नॉर्मल मूवमेंट ना कर पाए तो इस सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन रिलीफ और बेटर मोबिलिटी मिलती है। अगर सिंपली मैं बात करूँ तो आर्थोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसके अंदर ख़राब यानी डिटेरियोरेटेड जॉइंट जो है उसे निकाल के प्रोस्थेटिक अप्लायंस यानी जो हमारे पास आर्टिफिशियल जॉइंट होता है वो लगाया जाता है। उसके बाद हमें बता रहे हैं ओस्टियोप्लास्टी, स्क्रैपिंग एंड डिटेरियोरेटेड बोन फ्रॉम अ जॉइंट। ऑस्टियोप्लास्टी के अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि ऑस्टियोप्लास्टी में जो डॉक्टर हैं वो जॉइंट के अंदर से ख़राब या घिसी हुई हड्डी को स्क्रैप करते हैं, यानी साफ़ करते हैं और जॉइंट को स्मूथ बनाया जाता है। बोन स्पोर्स यानी जो एक्स्ट्रा हड्डी होती है वो हटा दी जाती है और इससे मूवमेंट इम्प्रूव होती है और पेन जो है वो कम होता है। उसके बाद बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन की। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, प्रोमोट एडिक्वेट रेस्ट पर्टिकुलरली आफ्टर एक्टिविटीज़, यानी पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए ख़ास तौर पर एक्टिविटी के बाद। उसके बाद बता रहे हैं असिस्ट विद फिजिकल थेरेपी एंड इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, यानी पेशेंट को फिजियोथेरेपी में हेल्प करें और हल्के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करने की इनकरेज करें। इससे क्या होगा, जॉइंट फ्लेक्सिबल रहते हैं, स्टिफनेस कम होती है, मूवमेंट इम्प्रूव होती है। उसके बाद बता रहे हैं अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज दैट विल इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन वेट बेयरिंग जॉइंट्स। ऐसी एक्सरसाइजेज से अवॉइड करें जो जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग। ये वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे कि नी को और डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेट लॉस BMI लेस देन 25। इसमें बता रहे हैं कि पेशेंट को वेट कम करना चाहिए ताकि जॉइंट पर प्रेशर कम हो और यानी वेट कम होगा तो नी पर स्ट्रेस कम पड़ेगा और जिसकी वजह से पेन जो है वो भी कम होता है। उसके बाद बता रहे हैं हीट कंप्रेसेस, यानी जो अफेक्टेड जॉइंट है उस पर गर्म पट्टी हीट कंप्रेसेस लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, पेन कम होता है, मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, स्टिफनेस कम होती है। उसके बाद बता रहे हैं अदर स्पेसिफिक नर्सिंग मेजर डिपेंड ऑन द इफेक्टेड जॉइंट, यानी कुछ स्पेसिफिक नर्सिंग मेजर भी हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर हैंड। अगर हम हाथ के लिए बात करें, अप्लाई हॉट सॉक्स एंड पैराफिन डिप्स एज ऑर्डर टू रिलीफ पेन, यानी हाथ के लिए गर्म पानी में सोक और पैराफिन वैक्स डिप जो है वो यूज़ की जाती है, जिससे दर्द कम होता है, स्टिफनेस कम होती है, फिंगर की मूवमेंट जो है वो बेटर हो जाती है। और द लंबर और सैक्रल स्पाइन रिकमेंड अ फिल्म मैट्रेस और बेड बोर्ड टू डिक्रीज मॉर्निंग पेन, यानी लंबर और सैक्रल स्पाइन जो है लोअर बैक के लिए क्या किया जाता है, पेशेंट को हार्ड फ्रेम मैट्रेस और बेड बोर्ड जो है उस पर सोने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है, स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है और सुबह का जो दर्द है यानी जो मॉर्निंग पेन है वो कम होता है। उसके बाद बता रहे हैं फॉर सर्वाइकल स्पाइन चेक द सर्वाइकल कॉलर फॉर कंस्ट्रिक्शन, वॉच फॉर रेडनेस विद प्रोलॉन्ग यूज़, यानी जो सर्वाइकल स्पाइन है नेक के लिए अगर पेशेंट सर्वाइकल कॉलर यूज़ कर रहा है तो कॉलर टाइट ना हो, यानी कंस्ट्रिक्शन चेक करना, स्किन पर रेडनेस या सॉर चेक करना, यानी लॉन्ग यूज़ से स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बात करेंगे फॉर द हिप, यूज़ मॉइस्ट हीट पैड्स टू रिलीव पेन, यूज़ ऑफ कुशन्स विद सिटिंग एंड सजेस्ट एलिवेटेड टॉयलेट सीट,
यानी हिप जॉइंट के लिए मॉइस्ट हीट पैड यूज़ करने से दर्द जो है वो कम होता है। और बैठते वक्त कुशन का यूज़ करें। एलिवेटेड टॉयलेट सीट जो है वो यूज़ करने की सलाह दी जाती है। इससे जॉइंट पर प्रेशर कम होगा, मूवमेंट भी ईजी होगी और पेन में भी रिलीफ मिलता है। और लास्ट में हम क्या बता रहे हैं, फॉर द नीज़ ट्वाइस डेली असिस्ट विद प्रिस्क्राइब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, यानी रोज़ाना 2 दफ़ा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज में पेशेंट की मदद करें। इससे जॉइंट फ्लेक्सिबल रहता है, स्टिफनेस कम होती है, वॉकिंग बेटर हो जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।